हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। और इसके अलावा एक पीरियोडिक फंक्शन जो इसी के अंदर आता है उसको भी हम इसके अंदर लेकर चलेंगे, इसी के जैसे में नहीं आता है। ठीक, इवन फंक्शन फंक्शन है कोई विच इज फ्रॉम ए टू बी is said to be even if f of minus x equals to fx इसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन या x बिलोंग्स टू a। जो पहला पार्ट है वो डोमेन को दिखाता है और दूसरा वाला पार्ट आपका कोडोमेन को दिखाता है। आप इस बात को जानते हैं। तो फंक्शन f माइनस एक्स अगर fx के इक्वल आ गया तो अब आप बोलेंगे इसे इवन फंक्शन। ठीक, इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी भी होती है बहुत सारी। तो उन प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। पहला एक केस y एक्सिस की सिमेट्रिक होता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई हमेशा करके रखिएगा, फॉर ऑल x शुड बी बिलोंग्स टू इट्स डोमेन, इट हैज टू बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। अगर डोमेन से बिलोंग नहीं करता हो सकता है उस कंडीशन में वो फेल्योर कर जाए। ठीक, इवन फंक्शन is not वन फंक्शन नहीं हो सकता, यानी कि उसको एक या एक से ज्यादा जगह पर कटना होगा। कटना मतलब एक्स एक्सिस पे हो। जैसे उदाहरण लेते हैं, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये केस इसमें ही आता है। और जब आप इसे देखते हैं तब आप इसे देखते हैं कि एक्स स्क्वायर को जब आप हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचते हैं तो वो दो जगह पर काट करके जाती है, अगर इसके डोमेन की बात करें। लेकिन अगर हम बात करें कि f माइनस एक्स क्या होगा, तब आप उसे बोलोगे माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, आप उसे एक्स स्क्वायर कहेंगे। एक केस आता है। ठीक, तो एक बात और क्लियर हुई, हो सकता है किसी कंडीशन में ऐसी कोई केस आ जाए जब वो माइनस एक्स नजर ना आ रहा हो, तो उस केस में ऐसा नहीं है संभवतः कि वो इवन या ओड दिखाई देगा या नहीं देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि माइनस होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। ऐसी कंडीशन में हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो इवन है या ओड है। उस कंडीशन में एक यहां से ये फॉर्मूला दिखा करके आ रहा है कि अगर मैं इसको इस तरफ लेकर के जाऊं तो यहां से निकल करके आएगा fx माइनस f माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। एक टर्म ये भी निकल करके आती है। अगर ये वाली टर्म आ गई तो मान के चलिएगा, हो सकता है ऐसी टर्म आएगी, इस पर एक क्वेश्चन अभी करा देंगे थोड़ी देर में ही, तब वो इवन फंक्शन आएगा। इस चीज को आप देख के रखिएगा। अगर सर ये तो हम आसानी से पहचान लेंगे, ऐसा होता नहीं है। अगर आपने माइनस एक्स रखा तो आपको माइनस दिखाई दे जाए, केसेस ऐसे बन जाते हैं। ठीक, आगे में तो इवन फंक्शन होपफुली आपको इसकी डेफिनेशन के जरिए क्लियर हो गया होगा। अब आप इसमें और क्या चेक कर सकते हैं, आप इसमें एग्जांपल रखे हुए देख लीजिए। कोसेक्स चेक करिए। जब आप कोसेक्स को देखेंगे तो कोसेक्स का ग्राफ जो होता है वो y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। किसके? 0 पर आपकी वैल्यू 1 आती है, π/2, फिर नेगेटिव π/2 और 0 π/2 पाई माइनस 3 π/2, फिर आपका इसी तरीके से आगे बढ़ता जाता है। और अगर ठीक से आप देख रहे हैं तो यहां पर अगर हम मिरर रखें, तब जब आप यहां पर एक मिरर रखेंगे उस केस में ये राइट साइड वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो आपका लेफ्ट में आपको दिखाई देगा, है ना। ये आपको एक चीज नजर आई कि राइट साइड वाला पार्ट आपको लेफ्ट साइड में नजर आया, तो उस बिहाफ पे अगर आप इसके अंदर फंक्शन के अंदर fx के अंदर माइनस कोस के अंदर माइनस एक्स रखेंगे तो वो आपका कोस एक्स ही आएगा।
इस चीज को आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं या मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लगाकर भी चेक कर सकते हैं। आप इस बात को 2-3 बार से ज्यादा बार प्रूफ कर चुके हैं। एफ कोस के अंदर माइनस रखोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, एक ये केस हुआ। साइन एक्स के केस में ऐसा संभव है? नहीं है। साइन एक्स के केस में क्योंकि वो सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। देखो जरा, साइन एक्स का जो कर्व होता है यहां पर और यहां पर नहीं होता एक जैसा, है ना। वाई एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज तैयार नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं मोड साइन एक्स की बात करूं, मैं मोड लगा देता हूं इसके ऊपर, तो मोड लगाने से क्या चेंज आता है? हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा दिया है। आप एक बार कोशिश करें कि ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो जरूर देख ले, ये आपको रिक्वायर्ड वाले पोर्शन में जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है उसमें मिल जाएगी। तो इस पार्ट को देखो, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है एक्स एक्सिस के नीचे वाला, उसको ऊपर लेके जाते हैं और फिर नीचे वाले को इरेज कर देते हैं। यही करते हैं ना जब मोड निकालते हैं किसी फंक्शन का, तो इसको ऊपर लेकर के गए। अब ये फंक्शन जो मोड साइन एक्स का हो जाएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, अब क्या ये वाई एक्सिस के मिरर के अराउंड दिखाई दे रहा है इसकी इमेज? हाँ, नजर आ रही है, बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों एक जैसी। तो अगर आप मोड के अंदर, वैसे तो f माइनस एक्स अगर आप साइन माइनस एक्स के अंदर रखते तो माइनस साइन एक्स आता, लेकिन जब आपने f माइनस एक्स रखा किसके अंदर? मोड साइन माइनस एक्स के अंदर, ये निकल करके तो माइनस ही आया, लेकिन मजबूरी इसकी ये हो गई कि मोड भी लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव ही आ गया साइन एक्स। तो ये एक केस आपका इवन नंबर में आपको दिखाई दिया। क्लियर? इन चीजों को आप आसानी से ऑब्जर्वेशन में कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू रखें और उसे चेक करें। चलिए ऑड फंक्शन पर चलते हैं। ऑड फंक्शन, कोई फंक्शन है a टू b, कोई फंक्शन है a टू b, यहां पर a जो दिखा रही है वो आपको डोमेन को दिखा रही है, और ये आपके कोडोमेन या एक अच्छा फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है तो उसकी रेंज को भी दिखाएगी। ये रेंज को भी दिखाएगी, इस टर्म को याद रखेंगे अगर वो ऑन टू फंक्शन है तब, क्योंकि आप जानते हैं ऑन टू फंक्शन के केस में रेंज उसकी कोडोमेन के बराबर आती है। ये अकेला केस ऐसा होता है। अगर फंक्शन f माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ रही है तब आप उसे ऑड फंक्शन कहते हो, ऑड फंक्शन। उदाहरण के तौर पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स ही रख लीजिए, साइन एक्स रख लीजिए, अभी भी चेक किया हमने, एक्स की पावर 3 देख लीजिए। अगर आप इन तीनों में से किसी में भी -1 लगाएंगे, माइनस एक्स लगाएंगे तो माइनस, अगर इसमें लगाया तो माइनस एक्स ही बाहर आ जाएगा। अगर साइन एक्स के अंदर साइन माइनस एक्स लगाया आपने तो माइनस साइन एक्स बाहर आएगा। इसमें हमने वेवी कर्व देखा बेटा, याद रखिएगा। इसके कर्व को देखो, माइनस एक्स की क्यूब रखोगे तो माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की क्यूब आपके ये सामने आएगी, यानी कि नेगेटिव फंक्शन हो गया, माइनस ऑफ एफ एक्स आया आपके सामने। ये भी माइनस ऑफ एफ एक्स आया सामने, साइन एक्स का माइनस लगा दिया, ये भी माइनस ऑफ एफ एक्स सामने आया। ठीक, ये एक चीज आपको देखने को मिली। इसमें और क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं? इनके ग्राफ को देखो, ग्राफ साइन एक्स, एक्स का ग्राफ क्या होता है? y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से जा रहा होता है। साइन एक्स का ग्राफ देखो, साइन एक्स का ग्राफ आप बेटा कोऑर्डिनेट नहीं बनाने हैं, कोऑर्डिनेट अपने आप तैयार कर सकते हैं आप चाहें। एक्स की क्यूब का ग्राफ देखो, कुछ इस प्रकार से जा रहा होता है, ऐसे ही जाता है, यही तो कर रहे हैं। ये थोड़ा सा बस आगे की तरफ भागता रहेगा, ऐसे अंदर की तरफ नहीं जाएगा, आगे की तरफ भागेगा, कुछ ऐसे। ठीक, ऐसे ऐसे क्या चीज दिखाई दे रही है? कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहे हैं। क्या कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती हो थोड़ी सी भी तो काम हो जाएगा हमारा। ये पहला क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट।
पहले क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होती है, x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। पहला कोऑर्डिनेट x को दिखाता है, दूसरा y को दिखाता है, ये चीज आप जानते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं x और y। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। ये केस आपके सामने बनता है। तो ठीक से ऑब्जर्वेशन करके देखो, जब इसका एक हिस्सा पॉजिटिव पॉजिटिव में है, एक हिस्सा नेगेटिव नेगेटिव में है। यहां पर देखो, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव पॉजिटिव में, ये वाला हिस्सा नेगेटिव नेगेटिव में, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव नेगेटिव में, ये वाला हिस्सा नेगेटिव पॉजिटिव में। कुछ दिखाई दे रहा? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। एक्चुअली ये सिमेट्रिक है अबाउट अपोजिट कोऑर्डिनेट। अपोजिट कोऑर्डिनेट, आपने एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक सुनी है, वाई एक्सिस के भी सिमेट्रिक सुनी है, अब आप अपोजिट कोऑर्डिनेट सुन सकते हैं। अगर इसका एक हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, अगर एक फोर्थ में है तो एक सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो यहां से एक इसकी प्रॉपर्टी सामने आई ओड फंक्शन की कि इट इज सिमेट्रिक। एक प्रॉपर्टी सामने आई, इट इज सिमेट्रिक about origin or opposite coordinate ठीक। अपोजिट कोऑर्डिनेट के सिमेट्रिक होगा और ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा। ये प्रॉपर्टी आपको दिखाई दी। सेकंड एक केस और देख लेते हैं। इसमें अगर हम स्क्वायर करें, स्क्वायर ऑफ एन इवन और ऑड फंक्शन, दैट वुड बी इवन फंक्शन। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। अगर किसी इवन फंक्शन का या ऑड फंक्शन का आपने स्क्वायर किया और वो स्क्वायर हमेशा इवन आएगा, इस बात को आपको कंठस्थ याद रखना है। और ये याद रखने का विषय भी नहीं है वैसे तो। अगर आप x का y + x एक ऑड फंक्शन है और x स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, इसका स्क्वायर करेंगे तब आपको साफ दिखाई दे रहा है, या इसका स्क्वायर करेंगे तब आपको साफ दिखाई देगा कि दोनों ही इवन फंक्शन आ जाएंगे पावर 2। यानी कि उसका स्क्वायर करने का मतलब उसी की उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक इवन फंक्शन आपको दिखाई देगा। एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। द डेरिवेटिव को हम लोग डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव को ही कहते हैं, या डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव लगभग थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कहीं कहीं, बताएंगे वो कि डेरिवेटिव में हम वैल्यूज को लेकर के चलते हैं और डिफरेंशिएशन कभी कभी बिना वैल्यूज को भी कर देते हैं। डिफरेंशिएशन कर दो x क्यूब का यानी कि 3x², और डेरिवेटिव के अंदर आपको वैल्यूज रखनी पड़ेंगी कि कहां से कहां तक दिया हुआ है, ऐसा कुछ। मतलब डोमेन के लिए भी चर्चा होगी इसमें। तो डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन इज ऑड एंड ऑड फंक्शन इज इवन। ये केस आया और ये टर्म आपको याद रखनी है, जैसे कि fx = sin x, इट इज एन ऑड फंक्शन। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो आप बोलोगे इसका डिफरेंशिएशन cos x आएगा, विच इज एन इवन फंक्शन। ठीक। और एक केस देख लीजिए, x², इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x, तो आपका ये ऑड फंक्शन बन गया, इवन फंक्शन। ठीक। इवन फंक्शन आपका ऑड फंक्शन बन जाता है अगर आप उसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव निकालते हैं तब। ठीक। अब तो गर्मी, पंखा अभी थोड़ी देर बाद चलाएंगे, अरे कवर कर ही देते हैं इस टॉपिक को। तो
sometime we cannot check whether function is even or odd, whether function is even or odd। फंक्शन जो है हमें पता नहीं चलता इवन है या ओड है, तो उस केस में हमने एक कंडीशन बताई थी, वो हम एक बार रिमाइंड कराते हैं। अगर f माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स आ रहा था तो आपने बोला कि ये क्या था, एक इवन फंक्शन था, ओड इवन फंक्शन था। तो इसी टर्म को आप कुछ इस प्रकार से याद रखने की कोशिश करेंगे, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 आया, तब आप बोलोगे कि ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। आपको ये टर्म चेक करनी पड़ेगी, याद रखिएगा जब क्वेश्चन आएगा तो। इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है, ऐसा मत सोच लीजिएगा कि माइनस रखा इवन आया नहीं आया, ये टर्म चेक करनी पड़ेगी, कंपल्सन लगा के रखिए, क्योंकि सवाल यही आएगा, ये नहीं आएगा, कंपल्सरी ऐसा होता नहीं है। आपने देखा था f माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स, तो अब आप इसे इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो फंक्शन ये वाला केस आपका ओड फंक्शन के आधार पर आएगा। इसका एक क्वेश्चन कर लें, क्योंकि बहुत क्लैरिटी आ रही है कि डायरेक्ट माइनस आ रहा है या बाय प्लस आ रहा है। एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि थोड़ी सी समस्या है। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 1। एक ये केस आपके सामने आया, तो इस वाले केस में आपको बताना है कि ये इवन है, ओड है, और कोई और सा फंक्शन ले लीजिए, 1 1 ऑन 2 भी चेक कर सकते हैं, 1 1 ऑन 2 इनटू जो भी आपको उदाहरण के तौर पर दे दिया जाए। एग्जांपल में आपके 4 ऑप्शन होंगे, और आमतौर पे 1 1 ऑन 2 जब नहीं दिए जाएंगे, जब इवन या ओड की बात होगी या पीरियोडिक फंक्शन, उस समय पर नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि एक फंक्शन अगर मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन आता है, एडवांस टाइप का, तो उस केस में ऐसा दिया जा सकता है कि 1 1 है, ऑन 2 है, इवन या ओड है, मल्टीपल चॉइस नहीं है, तब फिर आपका यही केस एक बन सकता है। अब सपोज करो आपने f माइनस एक्स निकाला, तो माइनस यहां पर रखा x की जगह पर माइनस, और e की पावर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1, यानी कि माइनस एक्स अपॉन e की पावर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1। अब इन दोनों सवालों को देखो कि क्या f माइनस एक्स में से अगर आप माइनस कॉमन लेते भी हो, तब भी, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तब भी क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये e की पावर माइनस एक्स इसके जैसा दिखाई दे रहा है, या नहीं दिखाई दे रहा है, या कुछ भी ऐसा लग रहा है। लेकिन इस फंक्शन को हमें इवन या ओड चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उदाहरण उसके इवन या ओड जैसे दिखाई दे दिए हैं। ठीक, करें चेक। ऐसा करते हैं, एक बार f माइनस एक्स को मैं e की पावर x जैसी किसी टर्म में निकालने की कोशिश कर लेता हूं, x अपॉन e की पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1, और अगर आगे सोल्व करें तो x हमने लिया यहां पर एलसीएम e की पावर x ऊपर माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1, ये केस आपके सामने नजर आया, और ये आपका f माइनस एक्स आया। ठीक, ऐसा करते हैं, इसे इवन चेक करते हैं, और इवन के लिए आपको मैंने कंडीशन बताई थी, f x माइनस एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, ये वाली एक कंडीशन बताई थी इवन के लिए। तो चेक करें, एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स, तो एफ एक्स कितना है आपका, ये है आपकी कंडीशन x अपॉन e की पावर x माइनस 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 1, और इसमें माइनस करना है ये वाली टर्म को। तो जब आप x e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1,
और माइनस को जब हम अंदर भेजेंगे तो आप देखिए कुछ चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं क्या नहीं। e की पावर x माइनस 1 प्लस x बाई 2 प्लस 1 माइनस और माइनस प्लस x e की पावर x 1 अपॉन e की पावर x प्लस x बाई 2 माइनस 1। एटलीस्ट आपका यहां से इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो गया, ये चीज तो हमें कुछ दिखाई दे रही है। और इन दोनों में से कुछ निकलने की कोशिश हो रही है क्या? देखिए जरा ऊपर से कुछ हटा देते हैं, कुछ ऊपर वाला हिस्सा, और इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो केस आपका बना, एक ये वाली टर्म आपको दिखाई दे रही है तो आप बोलेंगे e की पावर x माइनस 1 प्लस x बाई 2, और इस टर्म को अगर मैं यहां लिखूंगा प्लस x e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x है, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये e की पावर x माइनस 1 बचेगा और यहां टर्म आ गई माइनस की, ठीक, प्लस x बाई 2, ये एक टर्म बनी। e की पावर x वाले को एक साथ ले जाते हैं, x अपॉन e की पावर x माइनस 1 माइनस x e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 प्लस x बाई 2 प्लस x बाई 2, और इसको अगर हम सोल्व करें तो यहां से e की पावर x माइनस 1 आपका एलसीएम आया x, यहां पर माइनस x e की पावर x प्लस x बाई 2 प्लस x बाई 2 कितना आ गया 2x बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहां पर बचेगा आपका x, ठीक। इस टर्म को और आगे तक लिखने की कोशिश करते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन दिखाई आपको दे रहा होगा, इन दोनों में से x कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा 1 माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 प्लस x। अगर e की पावर x माइनस 1 को मैं लिखने की कोशिश करूं, माइनस कॉमन लिया मैंने, e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो गया प्लस x, तो ये वाली टर्म आई आपकी माइनस x प्लस x इक्वल्स टू 0। केस जो कि fx माइनस f माइनस x इक्वल्स टू 0 आपने प्रूफ कर दिया है। इससे पहले आपको ये ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था, तो जो चीज नजर नहीं आती वो होती है, ये आपने अभी देख लिया। तो इस टर्म को या ऐसे कोई क्वेश्चन अगर आपका आता है इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन, पहले आप उसे ऑब्जर्वेशन में रख के देखें कि क्या वो माइनस करके 0 आ सकता है, प्लस करके 0 आ सकता है उसे करें और सोल्व कर लीजिए, बस इतना ही है, ठीक। शर्ट देख रहे हो, उस शर्ट को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए आज के बाद नहीं पहनेंगे पक्का। तो अगर एग्जाम में सवाल आता है तो वो ऐसा कंपल्सन नहीं है कि वो केवल एक ही फंक्शन आ जाए, साइन एक्स या कोस एक्स ही आ जाए। वो आइडियली 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन का सम या मल्टीपल हो सकता है, ठीक। तो जैसे कि x डॉट साइन एक्स दे दिया, या x की क्यूब रूट दे दी और आपका कोट एक्स दे दिया, या tan एक्स दे दिया, ऐसे कोई भी केस आपके बन सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन का। तो एक फंक्शन है fx, एक है gx। अगर दोनों आपके इवन फंक्शन हैं, दोनों आपके इवन फंक्शन हैं, देन उन दोनों का जो सम और डिफरेंस होगा वो भी इवन फंक्शन आएगा। उन दोनों का जो प्रोडक्ट और डिवाइड आएगा वो भी इवन फंक्शन आएगा। और अगर हम f ऑफ g की बात करें, f ऑफ gx या g ऑफ f की बात करें, तो वो भी आपका इवन फंक्शन आएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम चर्चा करें कि दोनों फंक्शन आपके ओड दे दिए, तो उस केस में f प्लस जी और f माइनस जी दोनों आपके ओड फंक्शन आएंगे, और f ऑफ g और f डॉट f बाई जी मतलब कि उनका प्रोडक्ट और उनका डिवाइड जो आएगा वो भी इवन फंक्शन आएगा, और f ऑफ gx और g ऑफ fx भी आपके ओड फंक्शन ही आएंगे। ये वाले केस को छोड़कर बाकी सब आपका इसमें ओड आ रहा है जब उनके प्रोडक्ट या डिवाइड हुए हैं तब। अगर एक फंक्शन ओड हो और एक फंक्शन इवन हो, x और cos x का प्रोडक्ट आ गया जैसे इस टाइप से, ठीक, तो उन दोनों का सम और उन दोनों के डिफरेंस को x प्लस cos x को डिफाइन करना है, कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये इवन है या ओड है। इसमें निर्धारित बात ये आ जाएगी कि वो कहां से कहां तक कहना चाहते हैं, उसका डोमेन क्या है, क्या वो उसका डोमेन रियल नंबर तो नहीं है, या उसका डोमेन 0 से इनफाइनाइट तो नहीं है, ठीक। तो इस केस में इसके डोमेन पर इंसिस्ट करेंगे। जैसे x का ग्राफ आता है आपका ये, और cos x का ग्राफ आता है आपका ये, तो ये जो फंक्शन है cos x, ये आपको पता ही है कैसा ग्राफ है, और ये आपका इवन फंक्शन में आता है, ये आपका ओड फंक्शन में आता है।
तो उस वजह से उसके डोमेन पर डिस्कशन करना उस जगह पर कंपलसरी हो जाएगा। ठीक, तो एक अगर इन दोनों के प्रोडक्ट हैं और डिवाइड है तो ये आपका ओड फंक्शन कहलाएगा, यानी कि x डॉट cos x की बात जब हम चर्चा करेंगे तो उस केस में ये आपका कैसा फंक्शन हो गया, ओड फंक्शन हो जाएगा x डॉट cos x, क्योंकि cos x आपका इवन है और x आपका ओड फंक्शन है। तो ओड और इवन फंक्शन का अगर प्रोडक्ट और डिवाइड पर चर्चा हुई है तो वो आपका क्या कहलाएगा, ओड फंक्शन आएगा। आइडियली f ऑफ gx और g ऑफ fx आपके इवन फंक्शन में आएंगे। जैसे कि इसी को उदाहरण ले लेते हैं, एक आपका ओड है एक आपका इवन है, लेकिन डिपेंडेंसी भी आ जाती है, इसमें हमेशा कंपल्सन नहीं होगा। सपोज करें आपने fx लिया x और gx लिया आपने cos x, तो मैंने बोला कि आप f ऑफ gx निकालें, तो अगर आप f ऑफ gx निकालेंगे तो f के अंदर क्या रखेंगे, gx को रखेंगे, यानी कि x के अंदर cos x को शिफ्ट करेंगे तो आपका ये फंक्शन cos x ही आ जाएगा। या दूसरे केस को भी देखोगे तो भी आपका ऐसा ही कुछ केस दिखाई देगा। अब अगर हम चर्चा करें x स्क्वायर और sin x के केस में, तो या तो आपका f ऑफ gx क्या आ सकता है, एक sin x स्क्वायर आएगा, एक sin स्क्वायर x आएगा। ये दो केस बनते हैं आपके f ऑफ gx या g ऑफ fx में। तो sin स्क्वायर x, हालांकि sin x का स्क्वायर है और हमने बताया था किसी भी इवन का या ओड फंक्शन का स्क्वायर करोगे तो इवन फंक्शन आना है, ये तो हमें दिखाई दिया। अब sin x स्क्वायर को आप ऑब्जर्वेशन करो और बताओ मुझे क्या ये डोमेन के अंदर इवन फंक्शन है। तो आइडियली ये माना जा सकता है कि f ऑफ gx और g ऑफ fx मोस्टली इवन फंक्शन आएगा, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी फंस सकती है कि उसमें इवन हमेशा ना आए। ठीक, ये डिपेंडेंसी हमने इसलिए यहां पर लिख दिया। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई हो। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा बेटा। इवन एक्सटेंशन हो सकता है कि एग्जाम में सवाल बस छोटा सा हो, उसे एक्सटेंड करके जबरदस्ती करके दे दिया जाए। इवन एक्सटेंशन, कोई फंक्शन है fx, मान लेते हैं कि वो इवन है, fx इज इवन इन द इंटरवल 0 to a ले लेते हैं। 0 से a में एक फंक्शन है fx, वो की जो आपका इवन इंटरवल है। अब हम ये बात जानते हैं कि f के अंदर -x रखोगे तो क्या आएगा, वो fx ही आएगा। और अगर इसके नेगेटिव इंटरवल में जबरदस्ती करके इसे भेज दिया जाए तो ये क्या लिखा जाएगा। अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे लिखने की कोशिश करूं, fx इक्वल्स टू एक fx, जब आपने 0 से a में लिखा हुआ है, और एक बार लिख दो f माइनस x माइनस a से 0 में। इस सवाल को आप देखो, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक इवन फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है हमने जो 0 से a में डिफाइन किया वो आपका fx है। तो माइनस a से 0 में ये फंक्शन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आ सकता है। तो उस केस में आप इसे इवन एक्सटेंशन बोलेंगे, या ये फंक्शन आपका कैसा होगा, इवन ही रहेगा। कैसा रहेगा, इवन ही रहेगा। इसे ऐसा लिखा हुआ दिखाया जा सकता है एग्जाम में। तो एग्जाम की बात अलग रहेगी, आप इस चीज पर ध्यान रखेंगे कि ये फंक्शन लिखा हुआ क्या है। एक्चुअल में ये फंक्शन fx ही लिखा हुआ है जो 0 से लेकर a तक डिफाइन है। ये वाला फंक्शन आइडियली यही लिखा हुआ है। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि अगर फंक्शन का एक्सटेंशन करके दे दिया जाए तो आप उस चीज पर ध्यान रखें कि उसके इंटरवल की क्या वैल्यू दी हुई है। 0 से a या माइनस a से 0 ऐसी भी कंडीशन आती है तो इसको एक्सटेंड करके लिखा जा सकता है, या वैसा ही कोई दिखाया जा सकता है। अभी भी इसमें लग रहा है इसमें क्लैरिटी कमी है, इसमें एक क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़ा मोटा कुछ हो सकता है क्या। इस पर एक सवाल, चलो इवन पर एक फंक्शन तो सवाल तो बन ही सकता है। चलो देखते हैं। कोई फंक्शन है
एग्जाम्पल ले लीजिए, लेट एफ एक्स इज इवन फंक्शन हम मान लेते हैं, ठीक। अबाउट द एक्सिस में बदल देता हूं, एक्सिस एक्स इक्वल्स टू 2, ये ठीक है। अबाउट द एक्सिस एक्स इक्वल्स टू 2। अब तक हमने जो लिखा था वो कुछ इस प्रकार से लिखा था कि एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। रट्टा मार लिया सबने, कुछ भी कर लो, रट लो, रट्टा, ये सही है। अब मैंने एक्सिस बदल दी। ये हमने कब बोला था इवन फंक्शन, जब वाई एक्सिस के बारे में हमने कहा था। वाई एक्सिस पर तो एक्स की वैल्यू 0 होती है, मैंने शिफ्ट कर दिया, एक्स की वैल्यू 2 लिख दिया। लो अब बताओ, अब मैंने एक्स की वैल्यू क्या लिख दी 2। अब इस इक्वेशन को आपको दोबारा से लिखना है। चलिए लिखिए जरा, क्या आप इस इक्वेशन को लिख पाएंगे? एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, कोशिश करो क्या लिखा जाएगा। क्या एफ एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू कुछ और लिखा जाएगा, ऐसी कोई टर्म एक्स माइनस 2, f2 प्लस एक्स, उदाहरण दे देते हैं f2 माइनस एक्स, और fx इक्वल्स टू f माइनस एक्स इक्वल्स टू fx। और कोई केस बन सकता है क्या? यही केस है, जल्दी देखो, जल्दी से, बहुत तेजी के साथ इसे ऑब्जर्वेशन में करेंगे और बताएंगे। हाँ बेटा, तो हमारी एक्सिस है x इक्वल्स टू 2, पहले थे x इक्वल्स टू 0। तब हम, अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करता तो ये क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में 0 माइनस एक्स दिखाना चाहता हूं, इक्वल्स टू f 0 प्लस एक्स दिखाना चाहता हूं। एक केस ये बनता है, ठीक। क्या मैं ये दिखा सकता हूं f x प्लस 0 इक्वल्स टू f 0 प्लस एक्स? एक्चुअली यहां पर x माइनस में इवन फंक्शन, f कैसा है, x माइनस में है, इवन फंक्शन, यहां पर x प्लस में। अब इस केस में जो आप पहले नजर आ रहा है, इसमें x यहां पर भी पॉजिटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव है, आपने जबरदस्ती 2 को माइनस कर दिया। हमारा 2 से तो कोई संबंध है ही नहीं, वो तो उन्होंने बस एक्सिस दे दी कि हमें इसके अबाउट सिमेट्रिक है। फंक्शन का इस x इक्वल्स टू 2 या x इक्वल्स टू 0 से कोई रिलेशन नहीं है, बस वो उसके सिमेट्रिक है। इवन और ओड जब है, जब वो x की वैल्यू अगर आप माइनस रख रहे हो तो उसकी वैल्यू x आ रही है। तो जब आपने फंक्शन में 2 माइनस एक्स रखा तो उसकी वैल्यू 2 प्लस एक्स आ गई, बात खत्म हो गई, ठीक। तो ये वाला फंक्शन आपका इवन फंक्शन आपने लिख दिया, f2 प्लस एक्स इक्वल्स टू f2 माइनस एक्स, ठीक। एक ओड एक्सटेंशन और देखते हैं, फिर आपका पीरियोडिक फंक्शन पर हम चलेंगे। ओड एक्सटेंशन की ओर बात करें तब वो भी आपका इसमें लिखा हुआ आ सकता है। ओड एक्सटेंशन के केस में कोई फंक्शन है, मान लेते हैं कि वो ओड फंक्शन है और उसका इंटरवल फिर से वही 0 से a लेकर के चलेंगे, तो आप उसको अगेन कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं, एग्जाम में दिखाया जा सकता है फंक्शन f(x) which is 0 to a और -a to 0 अगर लिखा हुआ आ जाए तो माइनस ऑफ f माइनस x आपको कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। तो कोई भी फंक्शन का ओड एक्सटेंशन भी आपको एग्जाम में लिखा हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके आगे माइनस ऑफ f माइनस x ऐसा कुछ दिखाई जरूर देगा, ठीक। इस चीज को आप ध्यान में रखें कि इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। हालांकि ये चीज अभी तो क्लियर शायद मुश्किल ही हो रही होगी आपको, लेकिन हो जाएगी जब हम इस पर सवाल करेंगे और इस पर सवाल करेंगे। ये तो हमारे रिक्वायर्ड वाले कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में रहेगा, जब हम मेंस वाले पार्ट पर एडवांस वाले पार्ट पर चलेंगे तो इस पर सवाल बिल्कुल जरूर करेंगे, ठीक। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पीरियोडिक फंक्शन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पीरियोडिक फंक्शन। और आप जानते हैं पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, आई होप कि आपने सुना हो इसके बारे में। तो कोई फंक्शन है f(x)
और किसी एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, टाइम का मतलब एक डिस्टेंस के लिए बोला गया है। टाइम मतलब टाइम ही नहीं है, एक्स एक्सिस के लिए बताएंगे, पीरियड पे भी चर्चा कर लेंगे थोड़ी देर बाद, पीरियड होता क्या है फॉर स्मॉल इंटरवल टी। और ये एक नंबर है आपका, क्या है, एक नंबर है। अगर एफ एक्स प्लस टी आपका एफ एक्स आ रहा है, एफ एक्स प्लस टी आपका एफ एक्स आ रहा है, तब आप उसे पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, ठीक। तो फिर पीरियड क्या है यहां पर, इट इज ए लेंथ, लेंथ कहां पर, ऑन द एक्स एक्सिस, लेंथ ऑन एक्स एक्सिस, in which period या function repeat itself, ये केस आपका बनता है। तो पीरियड वो हुआ जो कि एक्स एक्सिस पर होगा और उसके अंतराल में अगर कोई फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है तो आप उसे पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। और वैसा ही आपका पीरियोडिक फंक्शन के लिए एक टाइम टी या टाइम के लिए क्या, इसके लिए लंबाई के लिए बोला जाता है। आमतौर पर हम जो फिजिक्स पढ़ते हैं तो इसे टाइम टी क्या बोलते हैं, मैथ में लेंथ के लिए इस टी का इस्तेमाल किया गया है, तो वो पीरियोडिक फंक्शन को दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल हम एक कर्व बनाते हैं, साइन एक्स कोस एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स, इनमें से किसी का कर्व भी बना करके देखिए जरा आप। जब आप साइन एक्स का कर्व देखते हैं तो वो अपनी स्वयं की पोजीशन पर किस कंडीशन में आ रहा है, ये आप बताएंगे, π/2 और पाई, 2π, 3π/2 और 2π, ये केस बना। दूसरा और केस क्या बना है आपका, कोसेक्स को देखिए, कोसेक्स अपनी खुद की पोजीशन को कब रिपीट कर पा रहा है, या कहां पर रिपीट कर रहा है, ये 0, ये π/2, ये 2π, 3π/2 और 2π। अगर आप इसकी पोजीशन की रिपीटेशन की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि साइन एक्स और कोस एक्स अपने आप को एक इंटरवल 2π पे रिपीट कर पा रहे हैं, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आपको दिखाई दे रहा है साफ स्पष्ट रूप में। तो ये जो फंक्शन है आपके सामने, ये अपने आप को एक इंटरवल 2π में रिपीट कर रहे हैं, इसलिए इनका जो पीरियड हुआ वो क्या हुआ, 2π। तो पीरियोडिक इंटरवल इन सभी फंक्शन का क्या हुआ, 2π। और अगर हम tan x या cot x की बात करें, तब tan x या cot x की बात करें तो बेटा इस केस को जानने के लिए आपको थोड़ा सा ग्राफ बनाना भी आना चाहिए कि जब आप tan x का ग्राफ देखेंगे तो tan 0 पर कितना होता है, 0 होता है, π/2 पर इनफाइनाइट होता है और -π/2 पर कुछ इस प्रकार से इसका कर्व जा रहा होता है, ऐसे ही जाता है ना। अगर π/2 से पाई और पाई से लेकर 3π/2 पर चर्चा करें तो पाई पर फिर 0 हो रहा होगा और 3π/2 पर ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो इस कर्व से आपको एक चीज दिखाई दे रही है, एक बार तो 0 हुआ 0 पर और एक बार 0 फिर कब हुआ, पाई पर, या इनफाइनाइट कब हुआ, एक बार π/2 पर और एक 3π/2 पर। तो ये अपने आप को रिपीट कर रहा है एक इंटरवल पाई के दौरान। ये चीज क्लियर है। तो tan x या cot x का जो ग्राफ होता है वो आपका एक इंटरवल पाई पर अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये इसका पीरियडिक इंटरवल हो गया, ठीक। इस चीज में और भी बहुत सारे केसेस बन जाते हैं। साइन एक्स कोस एक्स tan x का तो केस आपका आसान है, कुछ एग्जांपल और लेकर के चलेंगे। तो प्रॉपर्टीज लिखते चलेंगे, साइन की पावर nx है, कोस की पावर nx है, सेक की पावर nx है और कोसेक की पावर nx है। इन सब का जो इंटरवल होगा, आपने अभी देखा कि साइन एक्स कोस एक्स tan x का जो इंटरवल आ रहा था आपको याद होगा, कोस एक्स tan x सेक एक्स और कोसेक एक्स का जो इंटरवल आ रहा था वो कितना आ रहा था, 2π।
तो इनका इंटरवल 2 पाई होगा और पाई होगा, 2 पाई होगा और पाई होगा। इट विल डिपेंड ऑन n, इट विल डिपेंड ऑन n। यहां पर इंटरवल कितना है, 1 1 है इसकी पावर, यानी कि ये कैसा है, ओड। तो ये कैसा है आपका ओड के केस में यहां पर हमारा जो इंटरवल आया वो आपका 2 पाई दिखाई दे रहा है ना। तो इट विल डिपेंड ऑन n, n आपका इवन हो सकता है या ओड हो सकता है। तो उसके आधार पर आप इनका डिफाइन करेंगे कि क्या वो 2 पाई होगा या पाई होगा। ठीक, तो जब ओड था तो हमारा 2 पाई आया था, ऐसा कुछ आपने देखा। क्लियर है? तो साइन एक्स, कोस की पावर एन एक्स और कोसेक की पावर एन एक्स, इन सब का इंटरवल 2 पाई या पाई होगा। इट डिपेंड्स, इट मेक्स सेंस कि एन की वैल्यू इवन या ओड होगी, उस पर ये निर्भर करेगा। इसमें एक टर्म और आती है, हम देख लेते हैं उसे, tan की पावर एन एक्स और कोट की पावर एन एक्स। दूसरा केस, एक केस आता है tan की पावर एन एक्स और कोट की पावर एन एक्स। It has the interval of pi. It has the interval of pi. It has the interval of pi. तो ये भी किस पर निर्भर करेगा आपका, if n is even or odd, और अगर आपकी n की संख्या इवन हुई, इवन जैसे कि 10 की पावर 2x या 10 की पावर 1x या 3x, ऐसा कोई केस बना है कोड की टर्म में भी, अगर ये n की इवन हुआ या ओड हुआ, उस दोनों केस में इसका जो इंटरवल आएगा वो कितना हमने बताया है, दैट इज गोइंग टू बी पाई। ये केस आपके सामने आया। ठीक, हमने इनके ऊपर मोड का एक केस भी बताया था कि मोड जब बनाते हैं तो मोड के अंदर क्या डिफरेंसेस आते हैं। ये हमने एक केस आपको याद होगा, बताया होगा कि साइन एक्स जब होता है तो साइन एक्स का कर्व जब आप बनाते हैं, उसके जो नेगेटिव पार्ट होता है, जो बिलो एक्स एक्सिस होता है, जब आप मोड लगाते हैं तो उसको ऊपर आप ले आते हैं। तो इसको आप ऊपर ले गए, नीचे वाले को हटा देते हैं, तो हमारे पास जो कर्व बना वो कुछ इस प्रकार से बनना शुरू हो जाता है। उस केस में इसका इंटरवल जो हो जाता है वो पाई होना शुरू हो जाता है। देखो जरा, 0 फिर पाई फिर 2 पाई फिर 3 पाई। आप इसका एक कर्व बनाओ और जो बिलो एक्स एक्सिस वाला पार्ट है उसे ऊपर ले जाओ, इतना ही करना है। और फिर आप देखो कि किस कंडीशन में रिपीट कर रहा है अपने आप को, हर पाई इंटरवल में रिपीट कर रहा है। तो यहां पर से एक और तीसरी कंडीशन निकल करके आती है कि जितने भी आपके फंक्शन हैं, जितने भी आपके साइन कोस टेन है या सेक और कोट हैं, अगर सबके ऊपर मोड लगा हुआ है, साइन कोसेक्स, ये तीसरी प्रॉपर्टी है आई थिंक, टेन एक्स, कोट एक्स, कोसेक एक्स और सेक एक्स, these have a period of interval of pi. इनका पीरियोडिक इंटरवल जो होगा, पीरियोडिक इंटरवल दैट इज गोइंग टू बी पाई। क्या होने वाला है, वो आपका पाई होने वाला है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे और अपने मन में उतार के रखेंगे। ठीक, इसके अलावा अगर कोई केस साइन कोस टेन से अलग भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। कोई क्वाड्रेटिक वाला केस आ जाए, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, या एक पॉलिनोमियल बन जाए, पॉलिनोमियल तैयार हो जाए, तो उस केस में उसका पीरियड होता ही नहीं है। इट डू नॉट हैव एनी पीरियड। एक ये केस याद रखेंगे कि अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक, क्लियर है? अगर आपका कोई पॉलिनोमियल आ गया तो उस केस में वो रिपीट नहीं कर रहा होगा।
आइडियली पॉलिनोमियल जो होते हैं वो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होते हैं। ये एक भी केस टर्म, फिफ्थ आपकी टर्म आ गई यहां से ही कि ईदर एनी फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग or decreasing. It do not have any period. It do not have any period. It do not have any period. ये केस आपके सामने बना। कोई भी फंक्शन जैसे कि आप x की क्यूब ले लीजिए। अब x की क्यूब का कर्व आपको याद होगा, फंक्शन f(x = x की क्यूब। जब आप इसके कर्व को देखते हैं तब आप बताते हैं कि हाँ सर आप ये ठीक कह रहे थे कि इसका जो रिपीटेशन है वो हो ही नहीं रहा है, ये या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। रिपीटेशन sin x cos x के केस में आपने देखने को मिलता है कि ये अपनी पोजीशन पर बार बार आया जा रहा है, बार बार आया जा रहा है, बार बार आया जा रहा है, तो इसे हम पीरियडिक इंटरवल में कह देते हैं। अगर कोई फंक्शन आइडियली ऐसा है या परफेक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ठहराव में नहीं है, तब या अपने आप को उस पोजीशन पे बार बार नहीं ला रहा है तो वो नॉन पीरियडिक हो जाएगा। ठीक, ये चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए। तो एक कांस्टेंट फंक्शन पीरियडिक होता है। हाँ, एक कांस्टेंट फंक्शन पीरियडिक है मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से क्या होता ही है, तो एक कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन। इसमें कोई कंडीशन लगती है, आई थिंक एक कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन, इसमें कंडीशन भी लगती है। क्या लगती है? with no fundamental period, ये अपने आप को रिपीट तो कर रहा है। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ले लीजिए, जैसे x = 5 ले लीजिए, y = 3 ले लीजिए, ये कर्व आया, अपनी एक ही लाइन पर है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, पीरियोडिक है, लेकिन इसका एक फंडामेंटल पीरियड नहीं है कि ये अपनी पोजीशन को रिपीट करने के लिए ऊपर या नीचे जा रहा है, बार बार केवल पाई पर आया, फिर 2 पाई पर आया, फिर 3 पाई पर आया, ऐसा इसका कोई सिनेरियो नहीं है। ये थ्रू आउट द पीरियड ही पीरियोडिक है। इसका कोई एक फंडामेंटल नहीं है कि यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, नहीं, थ्रू आउट द पीरियड इट इज पीरियोडिक। और इसमें कंडीशन अप्लाई आप याद रखेंगे, इट हैज नो फंडामेंटल पीरियड्स। तो ये केस नंबर 6 आया आपका पीरियोडिक फंक्शन के केस में। और तो ये चीज क्लियर हो रही है थोड़ी थोड़ी। चलिए थोड़ा सा हटा देते हैं, फिर देखते हैं इसमें और क्या क्या है। प्रॉपर्टी में 7 नंबर प्रॉपर्टी, इफ f(x) has a period of t, ठीक, then f(ax + b) has a period of t by a। इस टर्म को बहुत अच्छे से दिमाग में घुसा लो, बहुत अच्छे से, बहुत बार आएगा ये, मेरे हिसाब से तो बहुत बार आने वाला है। ये डोमेन में भी काम करता है, ये डोमेन के लिए भी ये काम करता है पक्का, हाँ करता है। तो जैसे कि कोई sin x है, इसका आपने टाइम पीरियड बताया था अभी 2 पाई, और अगर मैंने आपके सामने लिख दिया sin 3x + 4, अब यहां पर 3x आ गया, तो अब इसका इंटरवल जो आ जाएगा आप 2π/3 जैसी एक टर्म का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक, sin x का इंटरवल 2 पाई, उसकी जगह जरूरी नहीं है कि 4 आए, 4 ना आए, sin 5x आ गया तो उस केस में आपका इंटरवल sin 2π/5 हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि 4 आए या ना आए,
एफ एक्स की जगह एफ के एक्स भी लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो आप सिर्फ एफ ए एक्स लिख सकते हैं, ये केस बना। अगर ये ए बाहर होता तब क्या होता? अगर ये ए बाहर होता, ए ऑफ एफ एक्स का इंटरवल टाइम पीरियड टी ही रहेगा, क्योंकि ए से अब कोई मतलब नहीं है। 2 sin x है सपोज करो, तो 2 sin x का कर्व जो इंटरवल आएगा वो पीरियोडिक इंटरवल 2 पाई आएगा, क्योंकि 2 तो बाहर है, तो बाहर वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अगर ए एफ एक्स है तो इसका टाइम पीरियड जो आएगा, सॉरी टाइम पीरियड में गलत वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, पीरियोडिक इंटरवल जो आएगा, जो लेंथ आएगी आपकी, वो आपकी टी ही आ जाएगी। ये केस क्लियर है? देखिए समझ में आया क्या? आई होप कि ये सब क्लियर हो रहा हो। ये प्रॉपर्टी यूज होंगी जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन आएंगे आपके मेंस वाले पार्ट में और एडवांस वाले पार्ट में। ठीक, यहां पर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, नोट्स बनाइए और लिखकर तैयार कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा डस्टर कहां गया? ये रहा हमारा डस्टर। अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स हैज टाइम पीरियड अगेन टी, टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड या पीरियोडिक इंटरवल, पीरियोडिक इंटरवल कहते हैं, टाइम पीरियड छोड़ो, पीरियोडिक इंटरवल, टाइम पीरियड में मैं बार बार गलत वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। पीरियोडिक इंटरवल टी, then 1 by fx and square root में fx, 1 by fx and square root में fx, इनका भी पीरियोडिक इंटरवल, इनका भी पीरियड जो आएगा वो t ही आएगा, t ही होगा। ये केस आपके सामने रहना चाहिए। अगर sin x का कर्व t पर आ रहा है तो उसका 1 sin x जो होगा, आपने देखा होगा 1 sin x क्या हो गया था, 1 sin x cosec x हो गया था, और cosec x का पीरियोडिक इंटरवल भी आपका हमने 2 पाई ही बताया था, और sin x का पीरियोडिक इंटरवल भी हमने 2 पाई ही बताया था। ठीक, तो 1 fx हो और स्क्वायर रूट में अगर आपके सामने आया तो उसका जो इंटरवल होगा वो आपका सेम ही रहने वाला है। ये केस हुआ। और इसमें कौन सा केस आ सकता है? आ सकता है, इसे हटाते हैं, इसको आप याद रखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 9, एक तो हमने केस लिख दिया c ऑफ, या k लिख देते हैं, c की जगह k ऑफ एफ एक्स, या अभी जो हमने लिखा था a ऑफ एफ एक्स करके लिख दिया था, ये दिया हुआ है, या एफ एक्स प्लस माइनस के दिया हुआ है, और एफ एफ एक्स बाई के, ऐसी कोई टर्म दी है, ऐसा कोई टर्म भी हो सकती है। तो इन सब का जो टाइम पीरियोडिक इंटरवल आएगा, इन सब का पीरियोडिक इंटरवल आपका टी ही होगा, इन सब का पीरियोडिक इंटरवल भी आपका टी ही होगा। ये ठीक है। अगर किसी फंक्शन में k की मल्टीप्लाई हो जाए, k का मतलब 2 3 4 एक कांस्टेंट है यहां पर के, अगर किसी फंक्शन fx का पीरियोडिक इंटरवल t है तो fx by k, fx प्लस माइनस k और k ऑफ fx जहां पर कांस्टेंट टर्म है, तो उनका जो पीरियोडिक इंटरवल है वो आपका वही रहेगा जो है। जैसे कि यहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, sin x का इंटरवल जो है 2 पाई, तो sin x प्लस या माइनस 5 का जो पीरियोडिक इंटरवल आएगा वो 2 पाई आएगा। साइन आपको आसानी से समझ में आ रहा है, इसलिए हम साइन का एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं। ठीक, ये 9वीं प्रॉपर्टी है आपकी पीरियोडिक इंटरवल की। देखिए नोट करिए जल्दी से, बहुत तेजी के साथ।
कोई केस छूट तो नहीं गया? अगर किसी फंक्शन में अलग से कोई कांस्टेंट जोड़ दिया गया हो, जैसे कि sin x प्लस 7, कोई फंक्शन ऐसे दे दिया, सपोज करो कोई कांस्टेंट जोड़ दिया, तब भी इस फंक्शन का पीरियोडिक इंटरवल जो होगा वो भी आपका t ही होगा। t का मतलब इस केस में 2 पाई ही इसका इंटरवल आ जाएगा sin x प्लस 7। इस पर चलते हैं इसके। और अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन दे दिए जाएं, सपोज करें दो या दो से ज्यादा फंक्शन दे दिए जाएं, जैसे कि माने कि f1x का जो इंटरवल है, टाइम इंटरवल वो t है, एंड f2x का जो टाइम इंटरवल है वो है t2, t1 और t2। ठीक, दो अलग अलग फंक्शन है, इनका जो टाइम पीरियोडिक इंटरवल आया वो t1 और t2 है। then f1x प्लस माइनस f2x, f1x डॉट f2x ये केस जाए, और f1x डिवाइड बाय f2x। इन सभी फंक्शंस का जो पीरियोडिक इंटरवल आएगा, इन सभी फंक्शन का जो पीरियोडिक इंटरवल आएगा that will be LCM of T1 and T2, LCM of T1 and T2। ठीक, ये टर्म आपको हमेशा अपने मन में उतार कर रखनी है। अगर ये इक्वल होगा 1/2 ऑफ एलसीएम ऑफ T1 एंड T2 के, एक ये केस भी बनता है। ये वाला जो आंसर है हमेशा लगभग 90% यही केस बनता है, इस बात को आप याद रखें। ठीक, ये 1/2 ऑफ एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, T1 और T2 का आपने एलसीएम लिया और उसका 1/2। इफ कंडीशन अप्लाई है यहां पर, अगर आपका फंक्शन f1x एंड f2x दोनों के बारे में हम बोलना चाह रहे हैं, आर इवन, इसी को ठीक से पढ़िए, 1/2 ऑफ एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, आर इवन एंड पेयरवाइज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पेयरवाइज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, ये कंडीशन इसमें जुड़ी है। ये बात हमेशा सत्य नहीं है कि एलसीएम ऑफ T1 और T2 के बराबर आ जाए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एलसीएम ऑफ T1 T2 निकालना है, जरूर निकालना है। अगर फंक्शन इवन हो और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो, तब उस केस में 1/2 की लगाने की संभावना बढ़ जाएगी या हो जाएगा वो के साथ, याद रखें। ठीक, अब T1 और T2 का पीरियोडिक इंटरवल अगर रैशनल नंबर है, अब एलसीएम कैसे निकालेंगे ये भी देख लीजिए। एलसीएम आप जानते हैं, एलसीएम ऑफ पीरियोडिक इंटरवल T1 एंड T2। ठीक, T1 मान लेते हैं आपका a/b एंड T2 मान लेते हैं c/d। ठीक, ये भी हमें एक बात कह के चलते हैं कि ये हमेशा सत्य नहीं है, नॉट ऑलवेज ट्रू। हम नॉट ऑलवेज ट्रू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मोस्टली ट्रू नहीं होगा, इसीलिए कह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ a/b c/d, और a/b c/d क्या आगे भी e/f एंड सो ऑन, जो आपका आने वाला है वो आएगा ऊपर वाले का HCF ऑफ ABC, एंड जो भी आपके आएंगे अपॉन HCF क्या आएगा बेटा, एलसीएम ऑफ दिस
अपॉन HCF ऑफ जो नीचे वाली टर्म है BDF वगैरह जो आपके आने वाले हैं, BDF एंड सो ऑन, जितने भी आपकी टर्म आएंगे। ठीक, इस टर्म को आप अच्छे से देख लीजिए कि दो आपकी पीरियोडिक इंटरवल आए A/B और C/D, तो उनका जो एलसीएम आएगा, ऊपर वाले का आपको एलसीएम निकालना है और नीचे वाले का HCF निकालना पड़ेगा। ये हमेशा ट्रू नहीं है। इसके साथ एक और कंडीशन लगी है। कंडीशन दूसरी, एलसीएम ऑफ A and B possible when A/B and B/C या C/D are rational। इस टर्म पे मुख्य रूप से उंगली कर रहा हूं क्योंकि आएगा इरेशनल ही, और आप जबरदस्ती निकाल के आओगे इसी फॉर्मूले से। रैशनल होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। ये केस आपके सामने आ गया। ठीक, ये एक कंडीशन है। हम एक तो एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक, find the periodic interval of क्वेश्चन क्या ले, e की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस मोड ले लें कि ना ले, मोड ले लेते हैं। cos पाई x प्लस cos 2 पाई x प्लस मोड cos 3 पाई x प्लस मोड एंड सो ऑन प्लस cos n पाई x। वाओ, अच्छा सवाल लग रहा है। चलो अब इसका पीरियोडिक इंटरवल निकाल के दिखाओ। पीरियोडिक इंटरवल हमने बताया था, अभी भी बताया था। दो फंक्शन है f1x जिसका पीरियोडिक इंटरवल है t1 एंड f2x जिसका पीरियोडिक इंटरवल है t2, और आपको एलसीएम निकालना होता था t1 एंड t2 का। यही करते हो ना, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, यही करना होता है। पीरियोडिक इंटरवल निकालना भी आना चाहिए। अब इसमें कंडीशन याद रखो कि हम क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहला, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जल्दी बताओ ये क्या लिखा हुआ है। किसी नंबर में से उसका इंटीजर पार्ट हटा दोगे तो क्या बचेगा? फ्रैक्शन। क्या बचेगा? अरे लगा, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट बचा है, फ्रैक्शनल बबुआ। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? इसकी वैल्यू क्या से वहां से कहां तक आती है? 0 से 1 के बीच में ये आती है। क्या ग्राफ याद है? नहीं याद है? कुछ कुछ ऐसा भाग रहा होता है अजीब सा, ऐसे जा रहा होता है 0 से 1 के बीच की, 1 से 2 के बीच की, 2 से 3 के बीच की, ऐसे मेरे हिसाब से ग्राफ चलता है इसका। ठीक, एक्चुअली रिपीट कब करना होता है? रिपीट कब करेगा? रिपीट कब करेगा इसको निकाल के देख लो। रिपीट करने में दिक्कत आ रही है तो x की वैल्यू मैंने रखी एक बार 1.5। क्या रखी? 1.5। देखो जरा, 1.5 माइनस 1.5, तो 1.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 की वैल्यू 1, 0.5। वेरी गुड। 2.5 रखते देखता हूं। 2.5 माइनस 2.5 इक्वल्स टू 2.5 माइनस 2, 0.5। वाओ, नेगेटिव में रख के देख ले। रखो, माइनस 1.5 माइनस ऑफ 1.5 माइनस 1.5 माइनस 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 के बराबर आएगा -1 के। छोटा कौन है? -2। वेरी गुड। -2 माइनस माइनस प्लस, -1.5 प्लस 2, 0.5। रिपीट कब कर रहा है?
अपनी वैल्यू को रिपीट ये हर एक टर्म के बाद करता है। देखो जरा ग्राफ में भी नजर आ रहा है, जो वैल्यू यहाँ आई होगी वो एक टर्म चलो, एक टर्म चलो, एक टर्म चलो, एक टर्म चलो, जब आ रही है। क्लियर? तो इसका रिपीटेशन हो रहा है, या पीरियोडिक इंटरवल क्या है? 1। वाह, वी डू समथिंग गुड, हमने कुछ तो अच्छा किया। तो ये याद रखिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नंबर ऑफ एन एक्स इज पीरियड हैज द पीरियोडिक इंटरवल ऑफ 1। ये हमने डायग्राम से भी देख लिया, ये हमने वैसे भी देख लिया। चलिए, ये ए की पावर में था, इस वाले पार्ट का पीरियोडिक इंटरवल क्या आ गया? 1। इसे यहां लिख देता हूं, cos पाई एक्स, cos 2 पाई एक्स, वो भी मोड के अंदर। दिमाग पे थोड़ा जोर डालो जल्दी से। cos का ग्राफ, ये cos का ग्राफ है। रिपीट कब कर रहा है अपनी पोजीशन को? रिपीट 0 पर यहां, π/2 पर यहां, पाई पर यहां, 3π/2 पर यहां, फिर से ऊपर गया कहां पर? 2 पाई पर। रिपीट कब कर रहा है? 2 पाई पर। कहां कर रहा है? 2 पाई पर। ठीक, मोड़ लगा दो, ये cos x का ग्राफ है, मोड़ लगा दो। मोड़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, एक्स एक्सिस के नीचे वाला ऊपर ले जाओ, मोड आ गया, एक्स एक्सिस को सीधा बना दो, नीचे वाला जो हो सबको ऊपर ले जा दो। ऊपर ले गया, ले तेरी इतनी हिम्मत, चल ऊपर, तेरी इतनी हिम्मत, ले गया ऊपर। किसका ग्राफ? मोड cos x का। रिपीटेशन, रिपीटेशन कहां कर रहा है? यहां पर 0 पर था, यहां पर कहां आ गया? पाई पर। cos मोड x, मोड cos x का जो रिपीटेशन हो रहा है वो पाई पर हो रहा है। कहां हो रहा है? पाई पर रिपीटेशन, पाई पर रिपीटेशन। सवाल बेहतरीन है ये। तो चीज समझ में आई, मुद्दा बिगड़ गया फिर से। cos पाई एक्स, cos 2 पाई एक्स, cos 3 पाई एक्स, ये कहां से आ गए? प्रॉपर्टी एक और। तो अब तक हमने x का निकाल लिया, इसका देख लिया, मोड की वैल्यू भी देख ली। ठीक, दोनों चीज करवाई है, मोड भी करवाया है, ये भी पढ़ाया फ्रैक्शनल पार्ट, मोड का ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ाया है, दोनों चीज पढ़ाई है, भूल मत जाना। तो ध्यान देते हैं, इससे पहली वाली वीडियो में मिल जाएगी आपको ये वेरी वेरी रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट में, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के नाम से इस ठीक। तो अब हम चलते हैं इस पर, पाई एक्स पर क्या करें? पाई एक्स, 3 पाई एक्स एंड पाई एक्स, इसने तो टॉर्चर ही कर दिया। अगर सपोज करो हमने अभी भी लिखा बिल्कुल पीरियोडिक फंक्शन में एफ ए एक्स प्लस बी में, अगर एफ एक्स का टाइम पीरियड या पीरियोडिक इंटरवल टी है, तो इसके केस में कितना हो रहा था? टी अपॉन ए। भूलना नहीं है, टी अपॉन ए। वेरी गुड। cos पाई एक्स बेटा क्या लगा हुआ है? b तो लगा ही नहीं है। अगर इसमें cos पाई एक्स प्लस 3 भी कह देता ना ये, तो मंजाल हम इसका निकाल ना पाते। ए एक्स प्लस बी, पीरियोडिक इंटरवल पाई अपॉन ए की पोजीशन पर क्या है इसमें? पाई अपॉन पाई, इसका कितना आ गया? 1। वेरी गुड। इसका पीरियोडिक इंटरवल कितना आया? 1। cos 2 पाई का बताओ, पीरियड मोड वाले का कितना आता है? पाई अपॉन कितना? 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, कितना आया? 1/2। वेरी गुड। 3 पाई अपॉन 3 पाई से पाई कैंसिल, 1/3। वेरी गुड, मजा आ रहा है। cos n पाई, मोड के अंदर cos n पाई, इसकी इतनी ही cos मोड का तो हमें पता ही है पाई होता है। पाई t अपॉन ए, फॉर्मूला देख लो, पाई अपॉन n पाई से पाई कैंसिल, 1/n, 1/n। क्लियर है? e की पावर में है, e का कोई योगदान की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ना हम डोमेन निकाले ना रेंज निकाले, तो पीरियड निकाले।
पीरियड एक्स के ऊपर निर्भर करता है, हमने सारे लिख लिए एक साथ। ये सारे इसके पीरियड है जिस पर ये रिपीट कर रहा है, ये 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 कर रहा है। मैंने जब भी a बाई बी और c बाई डी की जगह a बाई बी, c बाई डी, e बाई एफ कितने ही लिए, हमारा क्या जा रहा है, एलसीएम निकाल लो सबका। गुरुजी एलसीएम बताओ अपना। गुरुजी ने बोली एलसीएम मैं दूंगा बेटा। ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ रहा है 1, नीचे वाले का एचसीएफ 1 1 1 2 3। एचसीएफ जानते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा नंबर जिससे सब में डिवाइड हो जाए। तीसरी क्लास का है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 1/1 1 आंसर आ गया। मजा आया? चलो एक और सवाल देखते हैं। तो अभी भी हमने टर्म लिखी थी क्या? अच्छा ए बाई बी और सी बाई डी, ए बाई बी और सी बाई डी रैशनल होने चाहिए। अच्छा वो वाला केस मैं भूल गया, कोई नहीं, ये वाला केस समझ में आया ना, उसका केस और ले लेते हैं। बनाओ जल्दी से क्वेश्चन कोई अच्छा सा। क्वेश्चन बनाओ, एग्जाम्पल फाइंड द पीरियोडिक इंटरवल। पीरियोडिक इंटरवल लिखा हो सकता है, पीरियड ऑफ भी लिखा हो सकता है, पीरियड ऑफ इन विच इट रिपीट। पीरियड तो आप जानते हो ना, पोजीशन ऑफ द एक्स एक्सिस जिसमें वो फंक्शन अपने आप को या रिपीट कर रहा हो, जिस पोजीशन पे उसे बोलते हैं ना। तो फंक्शन में लिख देते हैं हम, फंक्शन कोस से काम चला लें, कोस ही आया है, कोस से काम चलाते हैं, प्लस साइन भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, साइन √3x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, जब दो फंक्शन आपके, एक f1x दूसरा f2x, दोनों सम में हो, मल्टीपल में हो, कैसे भी हो, प्लस माइनस में हो, प्रोडक्ट में हो, हमने बताया क्या निकाल लो, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्लस में है, यहां पर प्लस में है। cos x का और sin x का रिपीटेशन कैसे होता है? रिपीटेशन आने के लिए आपको ग्राफ आना चाहिए और ग्राफ पता होना चाहिए। पता होने का मतलब आपको अपने बुक में मिल जाए तो अच्छी बात है, 11th 12th में दोनों में कंबाइंड मिल जाएगा, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया हुआ, वेरी अच्छे ढंग से। और अगर उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए, बस थोड़ा सा तो नहीं मतलब थोड़ा ज्यादा सा, तो हमारे वाली स्टैंडर्ड फंक्शन, उसके बिना जिंदगी नरक हो जाएगी फंक्शन में, याद रख लेना, स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं पढ़ा तो cos 3x, cos x का ग्राफ अभी भी खींचा है 0 π/2 पाई 2 π/2 3 π/2 2 पाई। रिपीटेशन कहाँ हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है 2 पाई पर। वेरी गुड। साइन थीटा, साइन x का कर्व भी यहीं खींच देते हैं 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। रिपीटेशन कहाँ हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है इसका भी 2 पाई। वेरी गुड, क्या बात, जबरदस्त। तो इसका रिपीटेशन निकाल लिया, इसका रिपीटेशन निकाल लिया, लेकिन वो हमने किसका निकाला? ये वाला cos x का। किसका? cos x का रिपीटेशन है, ये वाला sin x का रिपीटेशन है। तो cos x का रिपीटेशन हालांकि हमने लिखवा दिया है पहले भी, sin x का रिपीटेशन 2 पाई। ये दोनों हमने लिखवा दिए हैं, इस चीज को आप ये मत सोचिएगा नहीं लिखवाए हैं। पीरियोडिक इंटरवल की शुरुआत के शायद चौथी या 5वें मिनट या 10वें मिनट में आ जाएगा। फिलहाल 3x लगा हुआ है, √3x लगा हुआ है, केस में आपका f(ax + b) भी शामिल हो गया, यानी कि अगर सपोज करो यहाँ पर cos 3x + 5 लिखा होता है, 3x + 7 लिखा होता, तब भी आपको ये करना तो पड़ता ही है। तो ax + b वाला केस है, cos ax + b, यहाँ पर sin ax + b। आइडियली जब हमारा जो फंक्शन fx का पीरियोडिक इंटरवल अगर t होता है, तब fx का पीरियोडिक इंटरवल है t, तो f(ax + b) का पीरियोडिक इंटरवल अभी भी बताया, जल्दी बताओ, t/a। कितना? t/a। sin cos क्या, ax की जगह क्या आ रहा है? a की वैल्यू है यहाँ 3, a की वैल्यू है √3। ठीक, तो cos 3x का पीरियोडिक इंटरवल 2 π/3, cos sin √3x का 2 π/√3। एलसीएम निकालते हैं, याद है? चलो
अब बताओ एलसीएम ऑफ 2π/√3 एंड 2π/3। अब जो महान बच्चे हैं एकदम द ग्रेटेस्ट पार्ट, वो ऊपर वाले का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम ऑफ 2π, एलसीएम ऑफ 2π इज व्हाट 2π, दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 2π आ जाएगा कम से कम। और √3 और √3 एंड 3 का HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। अब √3 और 3 को आप लिख सकते हो √3 × √3, कॉमन HCF क्या आया? √3। वेरी गुड, 2π/√3 आंसर आ गया सब, जबरदस्त आंसर आया। गलत आया, गलत आया है, प्रॉपर्टी भूल गए, इतनी जल्दी कैसे भूल गए बेटा? अभी तो लिखवाई थी। उस प्रॉपर्टी को याद करने के लिए ही मैंने ये सवाल कराया कि इसका आंसर ये नहीं है, नहीं है। लिख लो, मन में उतार लो। A/B, C/D एंड और भी हो, E/F शुड मतलब चाहिए, बी रैशनल, शुड बी रैशनल। √3 कैसा है? इर्रेशनल नंबर आ गया √3 आ गया आपका इर्रेशनल। जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? जब कोई आना नहीं चाह रहा रैशनल में तो क्यों कर रहे हो इसके साथ जबरदस्ती? √3 इर्रेशनल हो गया। इर्रेशनल आते ही इन दोनों में कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं, कॉमन कुछ नहीं आएगा। किसी की मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई करो, सपोज करो, रहेगा तो √3 ही। आपको मल्टीप्लाई तो √3 की करनी पड़ेगी ऊपर नीचे। अब √3 की ऊपर मल्टीप्लाई करो या नीचे करो, सीधी बात है, √3 तो रहने ही वाला है। 2π में आप कहते हो सर ऐसा करते हैं, √3 को ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई, √3 तो अब ऊपर भी रह गया। इर्रेशनल टर्म नहीं रहना चाहिए। इर्रेशनल टर्म पता है? नहीं पता है, कोई नहीं, देखते हैं कैसे नहीं पता तुम्हें। देख बेटा, √2, √3, √5 ऐसी टर्म को आप इर्रेशनल बोलते हो, ये बात कंफर्म है। अगर कोई टर्म ऐसी आ गई जैसे 1.4 है, ये तो कट जाएगा, p/q के फॉर्म में आ गया, ये रैशनल है। अगर कोई टर्म पॉइंट के बाद अपने आप को रिपीट कर रही हो, क्या रिपीट, 1.01 001 0001 00001 या 5 भी लिख दो, 1555, कोई टर्म अपने आप को रिपीट ना कर रही हो, इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कैसा भी केस हो, इर्रेशनल। क्लियर है? इर्रेशनल नहीं होना चाहिए। तो ये वाला केस आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो ये वाला केस क्या आ गया आपका? नॉन पीरियोडिक। ठीक, कोई भी इसमें कॉमन मल्टीपल नहीं आ रहा है, लिख देंगे हिंदी अनुवाद करके, कॉमन मल्टीपल नहीं आ रहा, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। तो इस बात को आप याद रखें कि ग्राफ दिमाग में बैठा ले, फंक्शन करना है। तो हम बहुत मेंस का पार्ट शुरू करने वाले हैं, अभी तो ये उसमें चल रहा है ना, वेरी इंपॉर्टेंट वाले पार्ट में कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या, सारे फॉर्मूले और वो सब तो कराने पड़ते ही हैं, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। एक और प्रॉपर्टी, देख लेते हैं बेटा। इफ fx is periodic or not, periodic और not भी साथ में लगाते हैं, but gx is periodic, ठीक, ये केस ले लिया हमने, gx is periodic, then f of g या f of gx is periodic
for what? For the periodic interval of fx. For the fx नहीं gx periodic ना. For the periodic interval of gx. इस चीज को आप ध्यान में रखें कि कोई फंक्शन fx है मान लेते हैं, वो हो सकता है कि पीरियोडिक हो या नहीं, और gx मान लिया कि वो पीरियोडिक है। तो जब आपने f of gx निकाला वो कैसा होना चाहिए? पीरियोडिक। जैसे fx कोई नॉन पीरियोडिक फंक्शन ले लेते हैं x स्क्वायर और gx ले लेते हैं cos x, ठीक, या sin x ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, sin x, ठीक। अब आपने निकाला f of gx और f of gx क्या आएगा आपका? यहां पर x की जगह पर आप क्या शिफ्ट करेंगे? sin x, तो sin x का होल स्क्वायर और sin स्क्वायर x जो होता है वो आपका पीरियोडिक होता है नहीं होता है? जल्दी बताओ। पीरियोडिक तो होगा ही ना। तो sin x आपका, sin स्क्वायर x आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है, और इस चीज पर मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये जो प्रॉपर्टी है आप इस चीज को ध्यान में रखें कि fx is periodic or not, gx is periodic, and f of g या f of gx is periodic for the periodic interval of gx, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ रहता नहीं है, हाँ, इसका रिवर्स या कन्वर्ज, इट्स कन्वर्ज या रिवर्स, इट्स रिवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये भी लिख लेते हैं। कभी आप g of fx भी निकाल करके आ जाओ, जबकि आपका gx नॉन पीरियोडिक हो और fx पीरियोडिक हो, तो इसका रिवर्स हो सकता है कि ना हो, है ना। तो इसका रिवर्स हुआ अगर ये पीरियोडिक नहीं हुआ, और ये पीरियोडिक हुआ या नहीं हुआ अगर आपने g of fx निकाल दिया कि आपका g तो पीरियोडिक है और fx आपका पीरियोडिक नहीं है, उस केस में इस संभवतः बात झुठला सकती है, गलत हो सकती है, ठीक। तो ये वाला एक केस आप ध्यान में रखिएगा कि जब आपका gx पीरियोडिक हो और fx पीरियोडिक ना हो, उस केस में संभवतः ये हो सकता है कि g of fx हमेशा या कभी नहीं पीरियोडिक नहीं होगा, ठीक। इस चीज को ध्यान रखें क्योंकि वो g of fx उसके अंदर चला जाएगा, और जब ये खुद में पीरियोडिक नहीं होगा उस कंडीशन में इसको पीरियोडिक कंडीशन में नहीं ला पाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। चलिए, तो आपका पीरियोडिक इंटरवल वाला केस ही समाप्त होता है बेटा। और नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है IIT मेंस के क्वेश्चन।